हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो अगर आप ये वीडियो ओपन किए हैं तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई एंटरटेन करने वाली बात होगी तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें आपको देखकर दर्द ही होना है। क्योंकि इसमें बहुत सारा आप बोर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें टेस्ट हो रहा है और ये टेस्ट देना आपको बहुत जरूरी है। तो अगर आप यूपीएससी एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग देने वाले हैं टेस्ट नंबर 11। इसके पहले और भी टेस्ट कराए गए हैं तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और देखिए ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट है। तो ये सभी टेस्ट फ्री नहीं है बल्कि पेड होते हैं। आप लोगों के लिए लेकर आया गया है। तो हम लोगों ने पैसा खरीदा है। तो आप लोग फ्री में इसको देखिए और देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका रिवीजन भी होगा और आप समझ भी पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसमें, ओधू वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तमिलनाडु के मंदिरों के उत्सव और अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये वैष्णव पुजारी हैं और ये प्रायः उच्च वर्ण से आते हैं। तो बताना है इसमें कौन सा कथन सही है या कितने कथन सही हैं। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि पहला कथन, ये तमिलनाडु मंदिरों के उत्सव अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो ये कथन सही है। ये वैष्णव पुजारी है, ये कथन गलत है। ये वैष्णव पुजारी नहीं बल्कि ये भगवान शिव के हैं, पुजारी होते हैं। और इसमें जो तीसरा है तो इसमें कह रहा है ये प्रायः उच्च वर्ग से आते हैं, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो ये प्रायः उच्च वर्ग से नहीं आते हैं, इनकी कम्युनिटी भी निम्न वर्ग की है। तो केवल एक कथन सही है और दूसरा और तीसरा गलत कर देंगे तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर केवल एक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया और कस्बों पर आमतौर पर मंदिरों के पुजारी का शासन होता था। दूसरा है, सिंधु घाटी की कुछ मोहरें सोने और कुछ हाथी दांत से बनी थी। तीसरा है, गायों और घोड़ों को आमतौर पर पालतू बनाया जाता था, साथ ही उनका उपयोग वस्तु विनिमय के लिए किया जाता था। और चौथा है, वह कपास के उपयोग से भली भांति परिचित थे। बताना है कितने कथन सही है इसमें से। तो देखिए इसमें जो पहला कथन कह रहा है कि ये मंदिरों को निर्माण किया करते थे, तो मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ करता था, वो पशुपति पूजा करते थे, ये कथन गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी कुछ मोहरे सोने और कुछ हाथी के दांत से बने हुए थे, तो देखिए ये कथन सही है कि कुछ ऐसे मोहरे थे, ये कथन सही हो जाएगा। गायों और घोड़ों का आमतौर पर पालतू बनाना, तो घोड़ों का तो कोई वर्चस्व ही नहीं था, तो इसको हटा देंगे तीसरा नंबर। उसके बाद चौथा है, वे कपास के उपयोग से भली भांति परिचित थे, तो ये कथन सही है। तो वो कपास से परिचित थे, तो 2 और 4 सही कर देंगे, पहला और तीसरा गलत। तो कितने कथन सही हुए, केवल 2। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। और इस प्रकार का पैटर्न भी इसी प्रकार का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लोमस ऋषि गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए ये अशोक ने इसे आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया, ऑप्शन बी, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, रेखा रेउल तथा जगमोहन पद किससे संबंधित है, रेखा देउल और जगमोहन। तो ये हो जाएगा प्राचीन भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विशेषताएं से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम सभाएं चोल शासकों के शाही संरक्षण में आयोजित की जाती थी। और दूसरा है, माना जाता है कि तोलक्कापियम का संकलन प्रथम संगम प्रथा संगम सभा में किया गया था। और तीसरा है, तोलकापियम के अनुसार संगम युग में जाति व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। बताना है कितने कथन सही हैं इसमें से। तो इसमें देखिए सभी के सभी कथन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन लगा देंगे डी, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। ये जो पहला पहला कर रहा है तो वो 3rd सेंचुरी की बात है, और ये चोल शासक तो 8वीं 9वीं सेंचुरी में थे। छठवां में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व वैदिक लोग औजार एवं हथियार निर्माण के लिए लौ का उपयोग करते थे, तो क्या यह कथन सही है। तो पूर्व वैदिक काल लौ औजार का हथियार करते थे उपयोग, ऐसा तो नहीं है, इसको गलत कर देंगे। उसके बाद दूसरा है, ऋग्वैदिक के अतिरिक्त अन्य वेदों का संकलन उत्तर वैदिक काल में हुआ, तो क्या ये कथन सही होगा। तो ये दूसरा कथन करेक्ट है। उसके बाद तीसरा है, उपनिषद मूलतः ऋग्वेद का ही एक भाग थे, तो ये भी कथन गलत है, उपनिषद इसके भाग नहीं थे, तो केवल एक कथन होगा, तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन द्वारा पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई थी। और तीसरा है, हर्षवर्धन ने अपनी आत्मकथा हर्षचरित के नाम से लिखी थी। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए इसमें पहला कथन जो है कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था, तो ये तो सही है। लेकिन इसमें जो दूसरा कथन कह रहा है कि हर्षवर्धन द्वारा पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई थी, तो ये कथन गलत है। ये प्रभाकर्षवर्धनम के थे इसमें, और इसको स्टेब्लिश किया था पुष्यभूति वंश ने किया था स्टेब्लिश, हर्षवर्धन नहीं किया था बल्कि।
उसी में एक सेनापति था ना, पुष्यभूति, वो उसी ने किया था। और उसके बाद थर्ड नंबर है, हर्षवर्धन ने अपनी आत्मकथा हर्षचरित के नाम से लिखी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर्षवर्धन के नाम से चरित नहीं, बल्कि वो रिटन बाय द बंद बना भट्टा थे, जो कि हर्षचरित के नाम से है हर्षवर्धन। ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें भी आपका ऑप्शन होगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण करने वाला राजा निम्नलिखित में से किस राजवंश का था? तो ये हो जाएगा आपका चालुक्य वंश। तो बताइए चालुक्य वंश कौन से उसमें था? 609 से 642 के था, जो पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में युग्मों विचार कीजिए, लेखक है और कृति है। अमर सिंह लिखा है काव्य दस, दांडी, मृक्ष कटिकम, हरिशेड, अमरकोश और गुणाढ्य ब्रीह कथा। तो ये कितने युग्म सम्मिलित होंगे इसमें? तो पहला तो देखिए गलत है, पहला अमर सिंह काव्य दर्श लिखा हुआ है, ये कथन गलत है। काव्य दर्श रिटन बाय ये दंदिन है, डांडी, ये होगा आपका काव्य दर्श, ये डांडी है। उसके बाद ये वृक्ष काटिकम, वृक्ष काटिकम ये भी इसका गलत है, ये है आपका सुद्रका, इसमें लिखा है सुद्रका नहीं, ये इसका लेखक सुद्रका है। उसके बाद कौन है आपके ये हरिशेड जो अमरकोश का, ये कथन सही है। और चौथा, तो चौथा आपके हैं गुणाढ्य वृत्त कथा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये गुणाढ्य वृत्त कथा रिटेन बाय सोलर किंग हाला ने लिखा था। द ग्रेट नैरेटिव इन संस्कृत, C.H. तानवे ट्रांसलेट द स्टोरी इन इंग्लिश। तो चौथा भी करेक्ट है, तो चौथा आप करेक्ट कर लेंगे इसमें। और ये तीसरा वाला गलत है, तीसरा वाला हरिशेड नहीं, बल्कि ये आपके हैं, ये 4th सेंचुरी में लिखा था अमर चक्रवर्ती राठ ने, हरिशेड नहीं आएंगे। तो आपका चौथा सही है और बाकी ये 3 गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, काल सीमा और प्रयोग किए गए मृद भांड के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए हड़प्पा युग में काले और लाल मृद भांड थे, सही है। उत्तर वैदिक काल में चित्तित धूसर मृद भांड थे, ये भी सही है। मौर्य काल में उत्तरी काले पालिशदार मृद भांड थे, ये भी सही है। गुप्त काल लाल मृद भांड, तो ये भी सही है। तो सभी 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाण के वास्तविक अर्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये करता है, यह इच्छा, ऋणा, घृणा और अज्ञान की लव का विलुप्त होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास संदर्भ में सोमनाथ दंडनायक और रमप्पा प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए थे, तो यह मंदिर स्थापत्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित युग्मों विचार कीजिए, भूमि का प्रकार और विवरण। मूल्य लिखा है पर्वतीय क्षेत्र, कुरिंजी चारागाह क्षेत्र, मरुतम तटीय क्षेत्र और नैताल शुष्क। कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसने में जो संगम है, संगम लैंडस्केप, तो ये आपका इसमें मल्लई, जो मल्लई है, तो मल्लई एसोसिएटेड बाय द हिल ट्रैक था, ये नहीं आएगा। तो ये पर्वत तटीय क्षेत्र नहीं, हिल ट्रैक बोले तो हिमालय के वहाँ का था। उसके बाद कुरुंजी, तो कुरुंजी आपका होगा माउंट ट्रेन, ये चरागाह क्षेत्र भी नहीं था, ये माउंटेन भी था। और मरुतम का, तो मरुतम का भी ये कष्ट नहीं है, ये तटीय एरिया नहीं था, कोस्टल एरिया नहीं था, बल्कि ये एग्रीकल्चर भूमि थी, इसको बोलेंगे हम चारागाह क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और नैताल, तो नैताल का भी इसमें करेक्ट नहीं है। नैताल एक डिजर्ट एरिया न रहकर, बल्कि वह एक पर्वतीय समुद्री एरिया कहेंगे नैताल, ठीक है, जो कि सी शोर के या कोस्टल एरिया के अंतर्गत आएंगे, तटीय एरिया क्षेत्र ऐसे कर देंगे इसको। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उन्हें जैन धर्म का पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या ऐसा सही है, वर्धमान महावीर को जैन धर्म का पहला संस्थापक? तो ऐसा भी नहीं है, पहला कथन गलत हो जाएगा। पहला ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थंकर थे। दूसरा है, वे वस्त्र धारण करते थे और इस पर दिगंबर संप्रदाय की तुलना में श्वेतांबर संप्रदाय से अधिक मेल खाते थे, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा।
उसके बाद तीसरा है ब्रह्मचर्य का मौलिक जैन सिद्धांत उनके द्वारा जोड़ा गया था। तो जहां तक होगा तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही कर दीजिए और पहला दूसरा गलत कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचक मंडल में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। और दूसरा है, निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल है। तो बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है, तो ये कथन सही है। और वह सदन को स्थगित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, तो ये कथन गलत है। तो ऑप्शन सी लगा देंगे, एक सही है, दूसरा का गलत है। मंत्रिमंडल के सलाह पे होता है, प्रधानमंत्री अकेले नहीं बोलेंगे उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संघ की भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यह निर्दिष्ट किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा संघ की आधिकारिक भाषा होगी। और दूसरा है, संविधान संघ का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि देश की भाषा के रूप में यह हिंदी के प्रसार को प्रोत्साहन देगा। और तीसरा है, राजभाषा अधिनियम 1963 अभी सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान करता है। तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। संघ यूपीएससी के सदस्यों को हटाए जाने एवं निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सदस्यों एवं अध्यक्ष को हटाने का आधार सांविधिक प्रावधान के माध्यम से संस्थागत किया गया है। तो पहला कथन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा है, कदाचार के आधार पर हटाए जाने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो सही बात है, ये ऐसा है कि बाध्यकारी होता है। फिर तो देखिए इसमें ऑप्शन बी लगा, केवल 2 कथन सही होगा, दूसरा वाला। नेक्स्ट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है। तो क्या यह कथन सही होगा? तो ठीक है, पहला करेक्ट होगा। दूसरा कह रहा है कि वह राज्य विधानसभाओं के में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। तो यह कथन भी सही है। तीसरा है, यह राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ये वाला, ये सही है। चौथा कह रहा है कि इसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का उल्लेख करता है। तो ये भी कथन सही है, चौथा वाला। तो इसमें एक कथन गलत है, बाकी 3 सही है। तो ऑप्शन लगाएंगे केवल सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता का पालन करने के लिए दंडित किया जाता है तो वह संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनर्ह हो जाता है। क्योंकि आरपीए 1951 सामाजिक अपराधों का प्रचार करने के आधार पर संसद और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए अनर्हता से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, और दूसरा पहला की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भारतीय राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान प्राप्त है जो उसके सामाजिक एवं प्रथागत कानूनों, भूमि अधिकारों तथा तथा शासन संबंधी मामलों पर शायद सुनिश्चित करता है। तो बताना है कौन सा इसमें से है, वो कौन सा। तो यह है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 68वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया था। तो क्या 68वां किया था, 69वां था? तो ये है 69 नंबर आपका रहेगा। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और उसके बाद मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 10% निर्धारित करता है। तो ये कथन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। और तीसरा है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये कथन गलत है। और चौथा है, उपराज्यपाल द्वारा किसी आदेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये कथन सही हो जाएगा। तो कितने कथन सही हुए हैं? 2, और 2 कथन गलत है। तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अनुसूचित करने का कार्य राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होता है। सही है। अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला है एवं सबसे निचली इकाई ब्लॉक में गांव का समूह है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर
केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो ये कथन गलत है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि इसे पहली बार वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया था। बिल्कुल गलत है, पहला गलत। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो ये सही है। संविधान के अनुसार समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता चुना जाता है, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, केवल सी 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड दिया, गलत हो जाएगा ये तो, पहला गलत। दूसरा, असम के राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद का कोई अधिनियम किसी जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होता है, सही बात है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड है स्टेटमेंट, जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत स्वायत्त जिलों में एक स्वायत्त जिला परिषद एवं एक अलग क्षेत्रीय परिषद होती है, तो क्या ये सही है? तो तीसरा वाला आपका हो जाएगा, तीसरा भी इसमें सही माना जाएगा। और चौथा, तो चौथा करेक्ट है। चौथा क्या है, राज्यपाल जिला क्षेत्रों को बढ़ा अथवा घटा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है अथवा उसकी सीमाओं को भी परिभाषित कर सकता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें केवल 3 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 52वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, सही बात है। और यह कानून कोई सीमा प्रदान नहीं करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले में निर्णय करना होता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत सदस्य सदन में अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संयुक्त प्रयास है। यह देश में विरासत संरक्षण पहल के लिए सबसे प्रभावी आंदोलन के रूप में उभरा है, तो ये हो जाएगा। इसमें केवल 2 कथन सही है, पहला कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी समुदाय को अनुसूचित यानी एसटी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर भारत के राष्ट्रपति स्वयं ही निर्णय लेते हैं, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन इसमें है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के मानदंड संविधान में वर्णित नहीं है, तो ये कथन सही है। तीसरा कह रहा है कि एक बार जब किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर दिया जाता है तब तक यह अस्थायी स्थिति होती है तथा इसे संशोधित एवं हटाया नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति हटा सकता है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लगाएंगे, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतरिक्ष अन्वेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन 15 मिनट ऑफ टेरर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह करता है आपका रॉकेट विमोचन नहीं, अंतर्ग्राही मिशनों के लिए नहीं है। यह कहता है कि किसी अंतरिक्ष यान के किसी अन्य खगोलीय पिंड पर प्रवेश करने, नीचे उतरने और सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जीनोम संपादन क्या है? जीनोम संपादन तथा अनुवांशिक संशोधन के बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, जीनोम संपादन एक व्यापक पद है जो सभी अनुवांशिक हेर फेरों को शामिल करता है, जबकि अनुवांशिक संशोधन विशेष रूप से एक जीव से दूसरे जीव में जीन के सम्मिलन को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये 15 मिनट सिटीज क्या है? 15 मिनट सिटीज, तो ये है आपका शहरी क्षेत्रों पर पुनर्विचार करना ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की अधिकांश आवश्यकताएं एवं गतिविधियां उनके घरों से 15 मिनट का बाइक की सवारी अथवा पैदल दूरी पहुंच सके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराओं का विदारण, मछलियों की संख्या में अनुवांशिक विचलन, तेल रिसाव का खतरा, ध्वनि प्रदूषण, बताना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो देखिए ये आपका 1, 3, 4 हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, मछलियों की संख्या नहीं है। 2 वैसे भी हटा सकते थे ऐसे। हरित धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है और यह मवेशियों के मीथेन उत्सर्जन में कटौती कर सकता है, परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारीगर और छोटे पैमाने पर सोने का खनन, औद्योगिक प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी विस्फोटक, चट्टानों का भूमि अपरदन और अपशिष्ट निपटान, कौन सा कथन सही है?
सभी सही है तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये पारा प्रदूषण के स्रोत हैं। यूरिया गोल्ड के संदर्भ में, यूरिया गोल्ड, तो देखिए इसे यूरिया में सल्फर, नाइट्रोजन तथा सल्फर का मिश्रित उर्वरक बनाकर निर्मित किया जाता है, ये गलत है। और दूसरा है, यह मृदा में सल्फर की आवश्यकताओं को पूरा करता है और साथ ही नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में NUE में वृद्धि करता है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कला और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक नोडल एजेंसी है और इसे कंपनी अधिनियम के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें दूसरा कथन गलत है, दूसरा कथन सही है लेकिन पहला कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन गलत इसलिए है कि ये हथकरघा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आएगा, न कि कला एवं संस्कृति की टेक्सटाइल आएगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लगाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, कथन गलत है। 1881 में 1772 में हुआ था। और जनगणना भारतीय आबादी का एक चित्र प्रदान करती है, जबकि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना राज्य समर्थन के लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये इसमें दोनों ही कथन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है इसमें। ये 1881 में पूर्ण रूप से हुआ था, 1772 में तो नाम मात्र का हुआ था, जाति जनगणना था वो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। बोधिसत्व और प्रतीक है, मैत्रेय, अनंत, करुणा और दया, और अवलोकितेश्वर, नए धर्म का प्रचार, अमिताभ, अनंत, जीव। अब बताना है कि कितने युगों सम्मिलित हैं इसमें से। तो ये पहला इसमें कितने युग में सम्मिलित होंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका पहला, इसमें मैच नहीं है। मैत्रेय, अनंत, करुणा, देव ये मैच नहीं है। उसके बाद दूसरा भी नहीं है, अवलोकितेश्वर, नए धर्म का प्रचार, अमिताभ, अनंत, जीवन, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 20वें एशियाई खेल वर्ष 2027 में जापान में आयोजित किया जाएगा, सही बात है। और जिन 2 पदक खेलों की शुरुआत हुई वे ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग है, तो ये भी सही है। इनका आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक और 2। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, किसके साथ? तो ये मालदीव साथ में हुआ है कि अर्जेंटीना, बताइए। तो अर्जेंटीना के साथ में हुआ है, भारत एवं अर्जेंटीना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में विचार कीजिए। कंजक्टिवाइटिस और कैंडिडियासिस और ग्लूकोमा आयु संबंधी मैक्युलर डिजेनरेशन निम्नलिखित में से नेत्र रोग है, बताइए कौन सा है इसमें से? तो ये हो जाएगा 1, 3, 4, इसमें दूसरा नंबर हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता ने अधिकतम 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निक्षेप राशि DICGC के अंतर्गत बीमाकृत नहीं है। कितने कथन सही है इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका केवल एक कथन सही है, पहला दूसरा वाला, और बाकी गलत है। ये RBI रहता है यहाँ पर, और ये DIC क्षेत्रीय नहीं है, तो तीसरा हटा देंगे, दूसरा लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण मतलब मनरेगा के बारे में है, कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो पहला कह रहा है कि कार्यक्रम की निगरानी कार्यान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किया जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर रोजगार न मिलने पर रोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होता है, तो ये कथन सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है योजना के लिए मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण का अनिवार्य है, तो ये तीसरा विषय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला का इसमें है कि निर्माण व्यापार तथा होटल और रेस्तरां की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में कम लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि श्रम बचत और श्रम विस्थापन दोनों प्रौद्योगिकियों की तैनाती के साथ विनिर्माण तेजी से पूंजी गहन होता जा रहा है। तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता कम करना, निर्धनता उन्मूलन, मानव पूंजी निवेश में वृद्धि। बताना है कि वित्त समावेशन
परिणाम हो सकते हैं। सभी होंगे तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। यह निकाय किसी पेशे के साथ साथ दिवालियापन और परिसमापन की प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। और तीसरा है, किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय बोर्ड के पास वही शक्तियां होती है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के अंतर्गत सिविल कोड में निहित होती है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें देखिए पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही हो जाएगा, तीसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन गलत और दूसरा और तीसरा सही कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है, मून लाइटिंग निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? मून लाइटिंग का संदर्भ क्या है? तो ये है आपका नियमित नौकरी में सामान्य कामकाजी घंटों के बाहर दूसरी नौकरी करने का अभ्यास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताना है कि उपयुक्त में से कितने क्षेत्रों में लिथियम धातु का उपयोग किया जाता है? लिथियम धातु का उपयोग, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन में किया जाता है, मनोरोग औषधियां में, उष्मा रोगी ग्रीस और स्नेहक में, कांच और चीनी मिट्टी की चीजों में, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा भी पोषित है, सही बात है। यह योजना कम वेतन वाले गिग वर्कर्स को अपना स्वयं का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करती है, तो ये कथन गलत है, ऐसा नहीं है। इस योजना के तहत एक प्रशिक्षु को 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, तो यह भी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय भेषज संहिता के आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मूल कार्य प्रचलित बीमारियों के उपचार के लिए आमतौर पर आवश्यक दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करना है। और दूसरा है, इसे सूरीनाम में दवाओं के लिए एक मानक के रूप में मान्यता दी गई है। और तीसरा है, यह आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। बताना है कौन कितने कथन सही हो गए इसमें। तो देखिए इसमें पहला कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा कथन गलत है। तीसरा कथन गलत इसलिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के संदर्भ में होगा, आयुष मंत्रालय के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन लगाएंगे केवल बी, बोले तो केवल 2। क्वेश्चन नंबर 51 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यद्यपि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, फिर भी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता है। और दूसरा है, उसे अपने निर्धारित पदावधि में कार्य करने की सुरक्षा है। दोनों सही है, सही व्याख्या भी करा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, संसद की प्रवर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवर समिति पढ़े हैं? प्रवर समिति क्या होता है? तो कह रहा है, पहला कि यह विशेष विधेयकों की जांच और निरीक्षण करने के विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित तदर्थ या अस्थायी समितियों की एक श्रेणी है, सही है। और दूसरा इसमें है कि उनकी अस्थायी प्रकृति के कारण प्रवर समितियों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाएं संसद की प्रक्रिया के नियमों के भीतर अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, तो ये कथन गलत है। तीसरा कह रहा है कि इनकी सदस्यता एक सदन के सांसद तक सीमित होती है, तो ये कथन जो है तीसरा वाला, ये कथन सही है। चौथा कह रहा है कि मतों में समानता की स्थिति में सबसे वरिष्ठ सदस्य के पास निर्णायक मत होता है, तो ये नहीं है। जो भी सदस्य होते हैं सबके मत एक समान होते हैं, वरिष्ठ और ये में से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें लगाएंगे 1 और 3, ऑप्शन मतलब कि हो जाएगा केवल 2 कथन सही होंगे, तो होगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, संसद सदस्य के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्रवाई उचित तरीके से संचालित हो, अध्यक्ष सभापति को किसी सदस्य को सदन से बाहर निकालने का अधिकार होता है। तो क्या होता है अधिकार बाहर निकालने का? सही बात है। वहां देखेंगे उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू थे कितने बार निकाले हुए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संविधान अनियंत्रित व्यवहार के मामले में निलंबन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान करता है। स्पष्ट प्रावधान किया गया है ऐसा? तो ये कथन गलत है, ऐसा कोई नहीं है। तीसरा है, निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए होती है, तो ये कथन सही है, तो इसमें लगाएंगे केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, भारत वियतनाम संबंध के संदर्भ में उनके द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाया गया है और वे अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार नौवहन और हवाई उड़ान की स्वतंत्रता का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तकनीक वायुमंडलीय आर्द्रता की ऊर्जा क्षमता का उपयोग करती है।
पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इसकी प्रक्रिया में आमतौर पर ऐसी सामग्रियों का उपयोग शामिल होता है जो जलवाष्प को अधिशोषित और विशोषित कर सकती है, तो ये भी कथन सही है। दूसरा है तीसरा कथन कह रहा है कि यह शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा का एक आशाजनक स्रोत है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सिंड्रोम आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टॉकहोम, तो ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, साइप्रस और लेबनान। बताना है कि इजराइल से किससे संबंधित है। तो देखिए इजराइल से इसमें है आपके होंगे केवल 4 होंगे, सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और लेबनान होंगे, ठीक है। ये तुर्की हटा दीजिए, तो इसमें ऑप्शन बी होगा केवल 4। चलिए नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सरकार भारत के महान्यायवादी और भारत के महान्यायभिकर्ता भारत सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जो भारत की संसद में बैठकों में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है, और भी बहुत लोग हैं। भारत के संविधान के अनुसार महाधिवक्ता अपना इस्तीफा तब सौंपता है जब उसे नियुक्ति करने वाली सरकार इस्तीफा दे देती है, तो ऐसा नहीं है, ये भी कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 है अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है, तो सही बात है, वो जब जिला का है तो होगा ही, तो इसको पहला कथन इसको सही कर दीजिए। दूसरा कथन है कि जिला न्यायाधीश के पास केवल नागरिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, तो ये कथन गलत है। तीसरा है जिला न्यायाधीश और न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है, तो ये भी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 है लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन एवं कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि प्रोटेम स्पीकर तय करता है, तो ये क्या कथन सही है? तो ऐसा नहीं है, पहला कथन गलत है। और यदि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, तो ये दूसरा तो सही है। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा भंग होने के बाद अध्यक्ष को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि अध्यक्ष उपसभापति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देता है, तो ये सही है। तो दो कथन सही है, ऑप्शन लगाइए, ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये सही है। ये कथन गलत है। और दूसरा है कि इसमें सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव तत्व सम्मिलित है, तो ये कथन सही हो जाएगा, तो पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन विधेयकों पर दोनों सदन असहमत हो उन पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, और गणपूर्ति के अंतर्गत दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग होता है। और तीसरा है वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से कोई भी विधेयक संयुक्त बैठक के माध्यम से पारित नहीं किया गया है, तो ऐसा भी नहीं है संयुक्त बैठक पारित नहीं किया गया हो, तो पहला कथन करेक्ट हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस दोनों को गलत कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए के विपरीत विदेश में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, और अमेरिका में न्यायाधीश जब तक पद पर बने रह सकते हैं जब वे स्वस्थ हैं, और जबकि भारत में न्यायाधीशों को एक निश्चित आयु में सेवानिवृत्त होना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर है ना 6 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष का, तो वैसे ही अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो क्या कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 संसदीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव उन मंत्रियों के लिए मान्य नहीं है जो राज्यसभा के सदस्य है, ऐसा नहीं है, मान्य होता है। और सभी संकल्प मूल प्रस्ताव होते हैं लेकिन सभी प्रस्ताव मूल संकल्प नहीं होते, तो ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की
मूल इकाई है। तो पहला इसमें जो है वो कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि इनमें गांव के सभी सदस्य शामिल होते हैं। गांव के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये ऐसा नहीं है, इसको कट कर दीजिए। ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर लगाएंगे बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 66। शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिसूचित क्षेत्र सीमित समिति है। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। छावनी बोर्ड राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं किंतु सेना द्वारा संचालित होते हैं। एक टाउनशिप में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है और यह केवल नौकरशाही संरचना का विस्तार है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, क्योंकि वो वही बनाता है। और तीसरा कथन भी इसमें सही है। तो पहला और तीसरा सही कर दीजिए, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा इसमें केवल 2। क्वेश्चन नंबर 67 है। राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। और दूसरा है शीघ्र कानून बनाने की आवश्यकता पड़ने पर वह किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है। और तीसरा है वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर राज्य निर्वाचन आयोग की परामर्श से निर्णय लेता है। कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए पहला कथन सही है, लेकिन इसमें दूसरा और तीसरा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा और तीसरा गलत। तो ऑप्शन लगाएंगे केवल 1। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मिनट। ओके। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राज्यपाल के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। तो ऐसा नहीं है, इसको पहला कथन हो जाएगा गलत आपका। और दूसरा कथन कह रहा है कि जब यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकानुसार अथवा नहीं, तो राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 तथा न्यूनतम सदस्य 40 निर्धारित है। तो देखिए इसमें पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा है परिषद के 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि परिषद के 1/2 सदस्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। तो ये कथन गलत है। और परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आपस में चुने जाते हैं। तो चौथा भी इसमें गलत कर देंगे। तो केवल 2 कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर लगाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान किसी विधेयक पर असहमति के मामले में विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। कोई भी विधेयक राज्य की विधान परिषद में आरंभ नहीं हो सकता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति से परामर्श के बाद राज्यपाल किसी न्यायाधीश को हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है। दूसरा है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि से मिलता है। राज्य की संचित निधि नहीं मिलता है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और इसमें पहला कथन भी गलत है, ये ऐसा ये भी नहीं है कि ट्रांसफर करेगा। तो ऑप्शन लगाएंगे केवल डी, मतलब केवल डी नहीं, दोनों ही कथन गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में अरंगेत्रम का सर्वोत्तम मतलब अरंगेत्रम किसको संदर्भित करता है। तो यह करता है यह शास्त्रीय नृत्य के एक विद्यार्थी द्वारा एकल नृत्य की शुरुआत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 है। चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर द्वारा तूतीनामा और हजनामा का निर्माण करवाया गया था और बसावन और दसवंत सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकार थे। तो देखिए जहां ये जहांगीर नहीं बल्कि ये अकबर ही होगा। तो ऑप्शन पहला हटा दीजिए, दूसरा सही कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 74 है। यह कर्म लोकायत दर्शन के संदर्भ में यह कर्म या मोक्ष की धारणा में विश्वास नहीं करता है। यह एक सुखवादी दर्शन है जो मानता है कि आनंद जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसे भारतीय दर्शन के चार्वाक संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है। थोल पावकुत्थुर कर्नाटक की एक प्रकार की स्ट्रिंग कठपुतली है। ये कथन गलत है। और कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली का एक रूप है। तो ये भी कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। 76 कह रहा है कि कर्नाटक संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदंग और घटन आमतौर पर कर्नाटक संगीत में उपयोग किए जाने वाले ताल वाद्य यंत्र है। और राग और ताल कर्नाटक संगीत के 2 मूलभूत तत्व हैं। और पुरंदर प्रायः कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है।
तो ये हो जाएगा आपका सभी कथन सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगलपुरम नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। और दूसरा कह रहा है कि वह विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक था और उसने तमिल में शासन का एक ग्रंथ की रचना की जिसे अमुक्त मल्लत के नाम से जाना जाता है। तो ये तमिल नहीं बल्कि तेलुगु होगा यहाँ पर। तो इसमें केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निकोलो दे कांति ने किस शासक के शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया था? तो ये किया था आपका देवराय प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवराय प्रथम। 79 नंबर देखिए, अकबर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया था, सही बात है। और पानीपत का प्रथम युद्ध उसके शासनकाल में हुआ था? तो ऐसा तो नहीं हुआ था। और रामचरितमानस के प्रसिद्ध लेखक तुलसीदास उसके शासनकाल के दौरान थे। तो ये कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो केवल बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रारंभिक मध्ययुगीन इतिहास में चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में रुक गई और राजा को सर्वोपरिता का संकेत देने वाली कोई कोनमई कोंडन जैसी अधिक भव्य उपाधियां दी गई। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका केवल बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 2 और केवल बी। इसको कट कर दीजिए, पहला वाला दूसरा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमानों पर जजिया कर सख्ती से लगाया गया और यह सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। अब विधवाओं और अनाथों को देखभाल के लिए एक नया विभाग दीवाने खैरात बनाया गया था। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो देखिए, इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही हो जाएगा और इसमें तीसरा कथन जो है, तो तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। तो पहला हटा दीजिए, दूसरा और तीसरा सही कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे केवल बी, केवल 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय शास्त्रीय कृति राग दर्पण का फारसी अनुवाद में किस शासक के शासनकाल में दौरान किया गया था? ये तो यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक। नौविसंदा निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? मुनीम, लिपिक, कोषाध्यक्ष या राजस्व अधिकारी? नौविसंदा बताइए किसको? तो ये हो जाएगा आपका लिपिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिपिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में विचार कीजिए। लोक संगीत और राज्य, लोक संगीत और राज्य है। तो पड़िहारी, पड़िहारी कहाँ का है बताइए? पड़िहारी आपका राजस्थान का, ये सही हो जाएगा। आल्हा, आल्हा ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, कश्मीर नहीं है। वानावन, तो वानावन आपका कश्मीर है, मध्य प्रदेश नहीं है। और ओबी, ओबी आपका हो जाएगा ये गोवा महाराष्ट्र का होता है, तो गोवा सही दिया है। तो इसको लगाइए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंगमंच और राज्य, अंकया नाट असम, माच मध्य प्रदेश और करीलिया हिमाचल प्रदेश। कौन सा कथन सही है इसमें? तो सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्सव लाई हरोबा के संदर्भ में। तो लाई हरोबा असम में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव में से एक है। इसका विषय प्रायः कृष्ण से अलग होने पर गोपियों का और राधा का वियोग है। तो ये असम नहीं है बल्कि मिजोरम है, आई थिंक मिजोरम है, मणिपुर का, ये मणिपुर होगा। ठीक है, असम नहीं मणिपुर है। तो पहला कथन गलत कर दीजिए, दूसरा कथन सही कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर विचित्र चित्रकारपुली और चैत्यकारी कहा जाता है? कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, नायक चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर शैली का विस्तार है और इसमें वर्धमान महावीर के जीवन और कृष्ण लीला के दृश्यों को दर्शाया गया है। और तीसरा है, इसकी विशेषता जीवंत रंग पट्टिका जटिल विवरण है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें देखिए सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 89, मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के संदर्भ में। तो तारकीय भूमि योजना और मीनार जैसी घुमावदार पर्वत शिखर नागर शैली की दो सबसे बुनियादी विशेषताएं हैं। तो पहला इसमें जो कथन दिया गया है, पहला कथन तो इसमें सही हो जाएगा।
पहला कथन गलत हो जाएगा इसमें, पहला कथन गलत है, ऐसा घुमावदार नहीं हो तो उसमें होता है दक्षिण में। मंदिर परिसर में अक्सर जलाशय तालाब, जलाशय के पास तालाब होते हैं, तो जला इसमें तो गंगा नदी के और भी नदियों के किनारे बनाया जाता है, तो तालाब में ना होगा, तो इसको गलत कर दीजिए। मंदिर सामान्यतः एक पत्थर की चबूतरा पे टिका होता है, तो ये कथन सही है, नागर शैली में होता है। तीसरा सही हो जाएगा, केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, प्राचीन इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित में से मणिग्राम और अय्यावले क्या है, तो ये व्यापार मंडी गिल्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति का पंथ सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है, सही है, और इसकी शुरुआत बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुई, तो ये भी कथन सही है। तीसरा है, यह मुख्यतः दक्षिण भारत तक ही सीमित था और उत्तर भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें सूफी आंदोलन का कोई अतिव्यापी विषय या प्रभाव नहीं था, तो चौथा कथन के बारे में भी इसमें गलत दिया गया है, तो इसमें केवल 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पुस्ता जिल साइज तकनीक, चूने का मोर्टार और लोहे का रकाब और जंग प्रतिरोधी तकनीक, उपयुक्त में से कितनी तकनीक भारत के तुर्कों द्वारा पेश की गई थी, तो इसमें से है केवल 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर, विभाग और भूमिका। तो दीवान ए बिजारत बाजार विनिमय लिखा हुआ है, तो क्या ये सही है, बाजार विनिमय, पहला कथन गलत हो जाएगा, ये मैच नहीं है। दूसरा है दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज भी आपका गलत हो जाएगा, और दीवान ए इंसा ये राजकीय समाचार पत्र है, तो ये कथन सही हो जाएगा, तो इसमें केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शेरशाह सूरी द्वारा संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए, उसने भारत में अफगान साम्राज्य का निर्माण किया, शेरशाह सूरी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से प्रेरित था, सही है। और तीसरा है, उसने राजतंत्र के अफगान सिद्धांत का पालन किया, तो ये भी कथन सही होना जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका, तीसरा हटा दीजिए, 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 95, अकबर के शासनकाल में लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, तो ये फैजी ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, फैजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, चाप अथवा मेहराबे हिंदू स्थापत्य की विशेषता थी, जबकि इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता स्तंभ और बीम थे, और हिंदू कला अलंकार पूर्ण थी, जबकि इस्लामिक कला तुलनात्मक रूप से थोड़ी सरल थी, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा, तो अब इसको लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तलाकशुदा तथा विधवा दोनों महिलाओं का पुनर्विवाह वैध माना जाता था। अब महिलाओं को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। अब मासिक धर्म वाली महिलाएं पान के बागान में प्रवेश नहीं कर सकती थी। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका 1 और 3, और दूसरा कथन हटा दीजिए कि पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के इतिहास में खिल्लत और सरप्पा क्या था? खिल्लत और सरप्पा, तो यह था मुगल बादशाहों द्वारा अपने सरदारों और सहयोगियों को भेंट किए जाने वाले औपचारिक जामा और उपहार। 99 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सिलसिले के अनुयायी थे? तो यह सत्तारी सिलसिला है, सत्तारी सिलसिला होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लास्ट नंबर, सूफी भाषा में जियारत क्या है? जियारत बताइए, जियारत क्या होगा? तो यह सूफी संतों से जुड़े स्थल की तीर्थ यात्रा का एक रूप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने इसमें 100 क्वेश्चन किया, और ये आज का टेस्ट था, टेस्ट नंबर 11। ठीक है, तो देखिए एग्जाम बहुत नजदीक आ गया यूपीएससी का, तो जितना ज्यादा आप टेस्ट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप लोग यहाँ तक अगर वीडियो देखे हुए हैं तो बहुत सही है, वरना वीडियो देखकर भागने वाले में से बहुत लोग थे, तो वो लोग भी जाने ही अपना क्या होगा उन लोग का। तो देखिए जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, उतना बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और टेस्ट नंबर 12 के साथ में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।